सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल टीसीआर पर। तो आप सबको पता है कि ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, जिसमें जो है गंगा नदी तंत्र में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जितनी बातें थी, सहायक नदियां थी, सबकी चर्चा कर ली थी। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि यमुना है, जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको अलग से बताना जरूरी था, इसलिए हमने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि उसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज जो है यमुना नदी के बारे में चर्चा करते हैं, तो समझिए और ध्यान से अच्छे से नोट करिए जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो यमुना नदी तंत्र यानी यमुना नदी आप समझ सकते हैं, यमुना नदी। यमुना जो नदी है ये आपके निकलती कहां से है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड से निकलती। कहां से? उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। और कहां से? बंदरपूछ पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी, याद रखिएगा, बंदरपूछ पहाड़ी। तो यमुना नदी कहां से निकलती है? बंदरपूछ की पहाड़ी से निकलती है। और कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है यहां से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। और करीब करीब ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई, सहायक नदी ये है, ठीक है। और ये उत्तराखंड से निकलती है और गंगा से ये मिलती है कि कहां पे है? प्रयागराज में। कहां? प्रयागराज में। ये प्रयागराज के प्रयाग में मिलती है गंगा से, ठीक है, याद रखिएगा। प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, और प्रयाग में मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन संगम बनाती है? त्रिवेणी, ये याद रखिएगा आप सब लोग। त्रिवेणी अलमारी मत कर दीजिएगा, त्रिवेणी अलमीरा आ जाएगी, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम बनाती है लोग। उसके बाद इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें है चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। चंबल, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आती है। इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, ध्यान रखिएगा, चंबल। चंबल सबसे ज्यादा बीहड़ बनाने वाली नदी है। चंबल बीहड़ बहुत ज्यादा बनाती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में चली जाती है और बीहड़ों का निर्माण करती है चंबल। उत्तर प्रदेश में भी चंबल आती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यमुना नदी जो है करीब करीब निकलती किन किन राज्यों से है, तो ये भी समझ लेते हैं हम लोग हैं। तो यमुना नदी आती है, और अभी हमने आपको बताया, तो ये समझ लीजिए उत्तराखंड से निकली, फिर हरियाणा में भी गई, फिर दिल्ली में भी गई, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली में गई, फिर उत्तर प्रदेश में ये आ जाती है। कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में ये आ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। यमुना नदी कहाँ कहाँ निकलती है? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ये करीब करीब ये तो आपके जो है दिल्ली केंद्र प्रदेश हो गया। और एक और चीज समझने वाली है कि जब ये उत्तराखंड से निकलती है तो कुछ दूरी तक ये क्या होती है? हिमाचल प्रदेश में भी जाती है। तो कुछ दूरी तक ये हिमाचल प्रदेश में भी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल, कुछ दूरी तक हिमाचल प्रदेश में भी जाती है। तो ये तीन करीब 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, याद रहेगा आपको, 4 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, ठीक है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली। 4 राज्य कौन है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहां से निकल पता है कि दिल्ली में ये बांध बनाती है जिसका नाम है ओखला बैराज बांध। ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में बांध बनाती है जिसका नाम है ओखला बैराज, ध्यान रखिएगा। यहां से नहरें भी निकाल दी जाती हैं, ओखला बैराज, इस पे बांध बना है दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा में इस पे एक बांध बना है जिसका नाम है हथनी बांध, हथनी कुंड बांध, ध्यान रखिएगा, हथनी कुंड बांध हरियाणा में। ये 2 बांध याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और जब ये ऊपर से आती है तो टोंस नदी इसमें ऊपर यानी कि उत्तराखंड की तरफ से इसमें मिलती है, आके टोंस नदी इसकी सहायक नदियों में।
और फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जो है इसके पास नोएडा वोएडा के पास आके इसमें जो है हिंडन नदी, यानी हिंडन नदी इसमें मिलती है आके, इसकी सहायक नदी है हिंडन नदी। ये नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के पास इसमें मिलती है आके है हिंडन नदी। तो याद रखिएगा थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिएगा, फिर हम इसको आगे लिख देते हैं। इसका क्या है, इसकी सहायक नदियों के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब समझते हैं हम लोग इसकी सहायक नदी के बारे में। तो ये भाई यमुना नदी है, ये यमुना नदी आपकी है, यमुना नदी। ठीक है, ये यमुना नदी कहां से निकल रही है आपको, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ध्यान रखिएगा, कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर की कौन सी पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी। याद रखिएगा, बंदर से याद रखिएगा, बंदरपूछ पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी। ठीक, बंदरपूछ पहाड़ी से निकलती है। तो मैंने क्या बताया था अभी कि इधर से इसमें एक नदी मिलती है आके, जिसका नाम है टोंस है, जो कि उत्तराखंड से ही आती है, टोंस। ठीक, इसके बाद इसमें इधर से एक नदी मिलती है आके, जिसका नाम है हिंडन नदी। ध्यान रखिएगा, हिंडन नदी, हिंडन नदी है जो कि गौतम बुद्ध नगर के पास आके मिलती है, नोएडा। ठीक, अब जब आगे बढ़ती है तो मैंने बताया इसके किनारे बहुत फेमस फेमस शहर है। इसमें से फेमस शहर कौन सा है, दिल्ली, मथुरा और आगरा। ठीक, याद रहेगा। ठीक, और इलाहाबाद तो मिल ही जाती गंगा नदी से, ये तो इलाहाबाद में आके ये गंगा नदी से मिल जाती प्रयागराज में। ठीक, प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती, यमुना नदी आती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है आके। भाई बता देते, गंगा नदी, हाँ गंगा नदी में मिल जाती है आके। ठीक, तो भाई दिल्ली, मथुरा, आगरा इसके फेमस शहर है इसके किनारे। और एक और बात है, नदियों की बात करें तो चंबल नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, मैंने बताया। तो भाई चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो भाई इसको लिए बनाते हैं हम लोग। चंबल नदी अगर सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौन सी है, ये चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा, जहां जा ना पाओ। याद रखिएगा भाई, चंबल नदी बीहड़ बनाती है, और बीहड़ जब बनाएगी तो वहां जा ही नहीं पाओगे आप। तो उसका याद रखना, जगह का नाम क्या है, जा ना पाओ पहाड़ी। कौन सी, जा ना पाओ, जा ना पाओ पहाड़ी, यहां से निकलती है। जा ना पाओ पहाड़ी से निकलती है, जहां जा ही ना पाओ। तो कौन सी, जा ना पाओ पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, थोड़ा क्लियर और लिख देते हैं, आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा थोड़ा। जा ना पाओ पहाड़ी से निकलती है। तो जब चंबल आ रही होती है यमुना से मिलने के लिए, तो भाई ये इस पे बांध बनते हैं फेमस। तो एक तो बन जाता है बांध इसका मध्य प्रदेश में ही, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। चंबल नदी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर बांध। ठीक, फिर आगे जाते हैं तो दो बांध और लगातार मिलते हैं साथ में साथ। एक ने जवाहर सागर और दूसरा है राणा प्रताप सागर। ठीक, ये दो याद रखिएगा, जवाहर, एक गांधी सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो ये जाना पाओ पहाड़ी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। तो जाना पाओ, ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में ही है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों जो ये हैं बांध, ये राजस्थान में है। ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में। याद रहेगा आपको कि राजस्थान नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। और इटावा के पास, ध्यान रखिए, इटावा के पास ये यमुना नदी मिल जाती है। इटावा याद रखिए, अखिलेश यादव जी वाला इटावा मैनपुरी, इटावा के पास आके ये गंगा नदी में, सॉरी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी में मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है आपकी भाई चंबल हो गए सबसे, इसकी लंबी सहायक नदी चंबल है। उसके बाद आती है आपकी काली सिंध। ध्यान रखिएगा, काली सिंध या सिंध, दोनों बात कर देते हैं, काली सिंध या सिंध। इसके बाद आपकी है बेतवा और फिर है केन। ठीक है, बेतवा और केन, ये सांप जैसी आकृतियां बन रही है, ये नदियां ही मैंने बनाई हैं। तो इस ड्राइंग को थोड़ा हजम कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बेतवा और केन। बेतवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे माता टीला बांध है। कौन सा, माता टीला बांध है। याद रखिएगा आप सब लोग, कौन सा बांध है, माता टीला बांध, बेतवा नदी पर बना हुआ है ये माता टीला बांध। झांसी के पास शायद है ये बांध। ठीक है, झांसी के पास शायद बांध है ये माता टीला बांध। ठीक है, बेतवा इसकी सहायक नदी, केन सहायक नदी है। ठीक,
तो ये यमुना नदी का जो कुछ महत्वपूर्ण बात थी वो हो गई है, और जितनी भी हो सकती है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि हम लोग आगे इसके चल सकें। चंबल नदी का मैंने बता दिया था, और एक और नदी में चर्चा कर लेता हूं। चंबल नदी की एक सहायक नदी है बनास, जो कि इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी की एक सहायक नदी है बनास, ये याद रखिएगा बस, ये चंबल की सहायक है। चंबल की सहायक नदी का आपसे पूछा जाए बनास किसकी सहायक नदी, तो चंबल की सहायक नदी है बनास। ठीक है, चंबल की एक सहायक नदी छिपरा, जिसके किनारे महाकालेश्वर का धाम है, यानी उज्जैन नगरी है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी क्या है, तो यहां पे हम लिख देते चंबल की सहायक नदी के बारे में चर्चा, छिपरा और बनास। छिपरा के किनारे उज्जैन नगरी स्थित है। कौन सी नगरी है, उज्जैन, महाकालेश्वर का धाम जो उज्जैन नगरी है वो छिपरा के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। छिपरा के किनारे कौन सी है, उज्जैन नगरी, यहां पे महाकालेश्वर का धाम है, कालेश्वर। अब ये महाकालेश्वर उज्जैन है कहां पे, आपका मध्य प्रदेश में। और जो महाकुंभ है वो 4 जगहों पे लगाया जाता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आगे इस पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो इसकी सोन नदी थी गंगा की, उसकी सहायक नदी है रिहिंद। यमुना की भी सहायक नदी रिहिंद है। तो ये जो है रिहिंद नदी, ये अपने पे इस पे बांध बनता है, जो कि बहुत फेमस बांध है, रिहिंद बांध, जो कि सोनभद्र में पड़ता है, याद रखिएगा। रिहिंद बांध, ये पूछा गया है कि रिहिंद बांध कहां पड़ता है, तो ये सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में पड़ता है, जिला उत्तर प्रदेश का है। और किस नदी पर बना है ये, रिहिंद नदी पर। कौन सी, रिहिंद नदी पर बना है ये बांध। और सोन की सहायक नदी है ये, किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक। थोड़ा जो है वो मिक्स हो गया, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा, फिर हम इसे बता देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें चलेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कैसा है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो नोट्स आते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे साउथ के, दक्षिण भारत की ओर, प्रायद्वीपीय नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट इसके लिए लीजिए, जो भी लेना है। आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इसकी बात करते हैं। तो तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, और ये भारत में 916 किलोमीटर चलती है। ये निकलती कहां से है, तो ध्यान रखिएगा, ये मानसरोवर के पास से आती है। तो मानसरोवर के पास से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और इसके ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा। भाई उधर से आ रही है तो डुंगवाती आ रही है, युंग डुंग करती है, तो इसके ग्लेशियर का नाम है युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक, ये तो मैंने युंग डुंग इसकी पहचान बता दी, लेकिन इसके आगे लगता है चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक, याद रखिएगा, चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर। तो चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत के पड़ोस में है। तो कैलाश पर्वत ये वहां से जाती है भाई तिब्बत में। तो ये तिब्बत के रास्ते आते आते, चीन के रास्ते आते आते जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगर अरुणाचल प्रदेश के बाहर एक नामचा बरवा पर्वत है, अगर उससे ना टकराती तो ये चीन में चली जाती उधर, लेकिन उससे टकराने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश कहां से करती है, ये समझ लेते हैं हम लोग। भारत में प्रवेश, अभी हम लोग कुछ डायग्राम के द्वारा भी समझ लेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते, लिख लेते, जो कोई इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत में प्रवेश जो करती है, ये करती है नामचा बरवा पर्वत से टकराकर, नामचा बरवा पर्वत से टकराकर कहां आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल कहां चलेगी, ब्रह्मपुत्र की ओर, अरुणाचल पर्वत से टकराकर अरुणाचल प्रदेश में आती है। फिर दर्रा, यहां पे इस दर्रे से होकर गुजरती, जिसका नाम है यंग यप दर्रा। यंग यप दर्रा, भाई ब्रह्मपुत्र है, बहुत यंग नदी है, तो कौन से दर्रे से आएगी, यंग यप दर्रा। तो यंग यप दर्रा से होते हुए
ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, यमियत दर्रा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही ये दर्रा है यमियत, इससे जो है ये प्रवेश करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है वो एक गॉर्ज बनाती है, क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। तो इसलिए गॉर्ज कौन सा बनाती है, दिहांग गॉर्ज। अब दिहांग गॉर्ज क्यों बनाती है, तो इसलिए बनाती है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके नाम देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम, तो लोग इसके नाम समझ लेते हैं कौन कौन से अलग अलग नाम है। तो पहला नाम कौन सा इसका है जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, सांगपो, बहुत पेपर में पूछा गया है, सांगपो, क्या है, सांगपो। फिर नाम इसका कौन सा है, मैंने बताया दिहांग, दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर क्या आता है इसका नाम, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। फिर आता है इसका जमुना, ध्यान रखिएगा, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। लेकिन चीन में इसको और कहते हैं यारलुंग जांगबो या जांगबो, यारलुंग जांगबो। तो ये सब नाम है। तो सांगपो नाम कहां है, तिब्बत में। ये नाम कहां है, यांगलुक यानी यारलुंग जांगबो चीन में। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, भारत में आ जाते हैं आप लोग। ब्रह्मपुत्र असम में, असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जमुना बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र इसको क्या कहते हैं बांग्लादेश में, जमुना कहते हैं, ठीक है। जहां पे बांग्लादेश में गंगा जो कि पद्मा बन जाती है उससे मिलके मेघना के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसके नाम है ब्रह्मपुत्र के। फिर एक बार समझ लेते हैं, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में 916 किलोमीटर चलती है। निकलती कहां से, मानसरोवर झील के पास से, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश पर्वत से निकलती है ये। और इसके नाम है तिब्बत में सांगपो, यारलुंग जांगबो चीन में, दिहांग में आंध्र प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। भारत प्रवेश कहां से करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कौन से पर्वत से टकराकर, नामचा बरवा पर्वत से टकराकर। दर्रा कौन से, यमियत दर्रा। और गॉर्ज क्या बनाती है, दिहांग। गॉर्ज मतलब ये वी आकार की जो घाटी होती है खड़ी खड़ी, ये गॉर्ज होती है, एम कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बनाती है, ठीक। अब आगे हम लोग इसको बारे में जो भी और अच्छी बातें देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र आपको सबको पता है, इसकी बार इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील, ऊंचाई पर स्थित यही है, विश्व की सबसे बड़ी नौका, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, यहां पे नाव चलती है, नौका, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य नदी है। अब इसके बाद बात करते हैं भाई नौकागम्य है, तो ये नौकागम्य जो नदी है इसमें सदिया से धुबरी तक एक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है। कहां से, सदिया से धुबरी तक। तो भाई सदिया से धुबरी तक बनाया गया है, सदिया से धुबरी तक, ठीक, धुबरी तक एक जलीय मार्ग बनाया गया। कौन सा, जलमार्ग। ये जलमार्ग बनाया गया, इसका नाम रखा गया जलमार्ग, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ठीक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यह ब्रह्मपुत्र नदी में ही बना है, सदिया से धुबरी तक। ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है, सदिया से धुबरी तक। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 यानी सबसे पहला कौन सा था, तो ये बना था इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल तक है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता था, जो कौन सा था, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय, मैं लिख देता हूं इसको, जलमार्ग संख्या 1 कहां से जाता था, इलाहाबाद के यानी प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहां है, पश्चिम बंगाल में है। और प्रयागराज आप सबको पता है, इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में है, ठीक। यहां से जाती है भैया। आगे इसमें देखते हैं तो भाई ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है बराक नदी, ठीक है। बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये असम से निकलती है, मतलब असम में ये सूरमा घाटी का निर्माण करती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं और बचा हुआ आगे बताते हैं।
इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, आगे सब समझते हैं हम लोग। तो जो बराक नदी है, बराक नदी ये मणिपुर की फेमस नदी है और ये असम में आती है और सूरमा घाटी का निर्माण करती है। सूरमा घाटी, ध्यान रखिएगा, कौन सी घाटी? सूरमा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा है। कौन सी? सूरमा घाटी। सूरमा घाटी का निर्माण करती है। ये घाटी खनिज उत्पादन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक, सूरमा घाटी, ठीक है, यहाँ पेट्रोलियम का भंडार है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल भी बने हैं, तो एक पुल का नाम बहुत फेमस है, बोंगीबील पुल। बोंगीबील पुल, बोंगीबील पुल, ठीक है। ये जो बोंगीबील पुल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करीब करीब समझो असम में करीब सबसे लंबा भी पुलों में आता है। 4.9 किलोमीटर की लंबाई है, सबसे लंबा पुल में आता है। ये असम में स्थित है बोंगीबील पुल। इसके बन जाने से क्या हुआ कि जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी को पार करना है वो आसान हो गया और इसमें जो है करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी को 4.5-5 किलोमीटर में समेट दिया इसने। तो ये सड़क और रेल मार्ग दोनों का पुल है, इसमें सड़क भी है और रेल मार्ग भी है, सड़क प्लस रेल मार्ग दोनों का बना हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सड़क और रेल मार्ग दोनों के द्वारा निर्मित पुल कौन सा है? बोंगीबील पुल, ठीक है। अगला है इसमें ही धोला सदिया पुल, धोला सदिया पुल। तो एक मिनट, हाँ इसे मिटा देता हूं। बोंगीबील पुल लिख लिया आप सबने? तो धोला सदिया पुल, धोला सदिया पुल, धोला सदिया पुल, धोला सदिया पुल। तो धोला और सदिया जो पुल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो धोला तुम्हारा है अरुणाचल प्रदेश में और सदिया असम में है, इसके बीच भाई पुल बना है, ठीक है। इस पुल का नाम अब हो गया है भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका हजारिका पुल। इन्हें भारत में मिल चुका है, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल इसका नाम हो चुका है और असम में ही, असम के गुवाहाटी में ही भूपेन जी के नाम पर ही स्टेडियम का नाम पड़ गया, क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम भी बन गया है, स्टेडियम भी बन गया है। ये गुवाहाटी में ही है, गुवाहाटी में है, भूपेन हजारिका के नाम पर स्टेडियम भी बन गया, ठीक है। तो ढोला सदिया जो पुल है, ये ढोला जो है जो बना है ये दिहांग नदी बना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तो दिहांग नदी पर बना है, ठीक है। और ढोला सदिया पुल ये अरुणाचल प्रदेश में और असम के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो असम में याद रखिएगा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली, मांजुली, मंजोली का मत चले जाना भूल भुलैया में, मांजुली द्वीप, ठीक है। मांजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। और इस समय मांजुली द्वीप को जिला भी बना दिया गया है। तो ऐसा विश्व का पहला जिला है जो कि नदी द्वीपी जिला है, ठीक है, पहला जिला है ये जो कि नदी द्वीप है, ठीक है, पहला जिला बना दिया गया है। इसके बाद भाई जो मांजुली द्वीप है कुछ चीजों के लिए फेमस है, तो यहाँ पे चावल की खेती बढ़िया होती है और यहाँ पे सोनेवाल जनजातियां पाई जाती हैं, सोनेवाल जनजातियां, ठीक। इसके अलावा भाई क्या बता सकते हैं कि पहला जिला हो गया। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो अच्छी हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो
अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, दिबांग और लोहित। ये अरुणाचल प्रदेश में नदी है, एपी में दिबांग और लोहित, ये अरुणाचल प्रदेश में नदी है। इसके नीचे आते हैं तो रंगित नदी है, रंगित नदी कौन सी नदी है? रंगित नदी है, ये सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से। रंगित नदी सिक्किम से निकलती है और विश्व की ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो जल क्रीड़ा के लिए। यहाँ पे जल क्रीड़ा के लिए यानी कि इस नदी में जो है नाव चलती हैं, राफ्टिंग होती है, यानी खेलने के लिए पर्पज से ज्यादा अच्छा है ये। तो जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, जल क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, जल क्रीड़ा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद इसमें आती है तुम्हारी सुवर्णसिरी, संकोश, मानस, तिस्ता, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो भूटान से दो नदियां आती हैं, संकोश और मानस, ये इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संकोश और मानस। ठीक, ये दो नदियां कहां से आती है? तो आपकी भूटान से आती हैं, ये दो नदियां भूटान से आती है, संकोश और मानस। ठीक है, संकोश, मानस, भूटान। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी के पास में है, इसी नदी के पास में है। इसके बाद आती है तिस्ता, जो कि बहुत फेमस नदी है तिस्ता। बहुत भयंकर इसकी आवाज होती है और कल कल करती जाती है और बहुत भीषण ये डर पैदा कर देती है। ठीक है, ये आती है आपके तिस्ता नदी, ये तिब्बत के नीतामू झील से निकलती है। तिब्बत, ये नदी तिब्बत से आती है, नीतामू झील, नीतामू झील से निकलती है। तो ये तिब्बत से नदी आ गई, तिब्बत। और जो आपको पता है तिस्ता नदी पहले ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलती थी, ये पहले गंगा में मिलती थी। 1787 के बाद से, ईस्वी के बाद ये ब्रह्मपुत्र में मिलने लगी। इससे पहले जो थे ब्रह्मपुत्र में मिलने लगी, इससे पहले गंगा में मिलती थी, मिलने लगी। इसकी आवाज बहुत डरावनी होती है, रात में तो इसके पास कोई बैठ नहीं सकता, बहुत डर पैदा होता है। ठीक है, तो तिस्ता नदी। इसके अलावा है धनसिरी, 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 धनसिरी जो कि नागालैंड से निकलती है, नागालैंड से निकलती है। और इंटक राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी किनारे, ये याद कर लीजिएगा, इंटक राष्ट्रीय उद्यान, इंटक राष्ट्रीय उद्यान याद कर लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट है। इंटक राष्ट्रीय उद्यान धनसिरी नदी के ही किनारे है और नागालैंड में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा कोपली है और बराक नदी, जो भी पीछे चर्चा की थी आप सबसे, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, यहां लिख लेते हैं बराक नदी, मांजुली द्वीप वाला इलाका बराक नदी है। ये बराक जो नदी है ये बांग्लादेश में सूरमा नदी कहलाती है, इसे सूरमा नदी कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है? सूरमा नदी, बांग्लादेश में इसे सूरमा नदी कहते हैं। ये जो नदी है ये नागालैंड से मतलब निकलती है, ये नदी नागालैंड से ही निकलती है, नदी नागालैंड से निकलती है और ये सूरमा घाटी का निर्माण करती, बताया था समय। फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, सूरमा नदी कहलाती है। और इस नदी की घाटी में जो है मासिनराम, जो मेघालय है, जो कि सबसे बड़ी सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र है, वो इसी की घाटी में स्थित है, बराक नदी घाटी में। जो मासिनराम है, मासिनराम मेघालय, ये इसी की घाटी में स्थित है, बराक नदी की। तो बहुत ज्यादा वर्षा का क्षेत्र इसमें करता है। अब बराक नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 इससे होकर गुजरता है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 बराक नदी से होता है। लखीमपुर से भंगा, लखीमपुर से भंगा, लखीमपुर से भंगा तक जाता है, लखीमपुर से भंगा तक जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य किसे बोला गया है? तो असम को, ये ऊपर लिख देता हूं, सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त वाला राज्य, ग्रस्त वाला राज्य कौन सा हो गया? राज्य यही है, सबसे ज्यादा बाढ़ यही आती है,
असम में ही आती है सबसे ज्यादा बाढ़, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे हर साल आपको बाढ़ मिलेगी और बहुत ज्यादा लोग यहाँ से क्या करते हैं, पलायन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो जितना हो सकता था इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं। अब आगे हम प्रायद्वीपीय नदियों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में आपसे। तो इस वीडियो को आप नोट डाउन कर लीजिए, जितनी महत्वपूर्ण बातें उनको देख लीजिए और याद कर लीजिए, और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए क्योंकि अगले पेपर आ रहा है, यूपी पेट का पेपर है, और उसके बाद बहुत सी भर्तियां आ रही हैं, लेखपाल की भर्तियों की भी अनाउंस हो रहा है धीरे धीरे। तो जो बची हुई है वो भर्तियां आएंगी, पेट में अच्छा स्कोर करिए तभी भर्तियों में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।